ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है या जिसको हम वेंटिलेशन कह रहे हैं, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है या जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेंटिलेशन कह रहे हैं। सही, दोनों के लिए इकट्ठा लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है? दोनों के लिए इकट्ठा लफ्ज वेंटिलेशन का इस्तेमाल हो रहा है। किसका लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? वेंटिलेशन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है इसमें हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, यानी सांस क्या कर रहे हैं, सांस जो है वो अंदर लेकर जा रहे हैं और बाहर लेकर आ रहे हैं। तो इस पर हमने एक तो डिस्कशन ये की कि इसका कंट्रोल कैसे होता है। ब्रीदिंग का कंट्रोल दो तरह का है। ब्रीदिंग का कंट्रोल कितने तरह का है? दो तरह का है। एक को हम क्या कहते हैं, वन इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी कंट्रोल। एक इसका इनवॉलंटरी कंट्रोल है, दूसरा क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल। यानी इनवॉलंटरी कंट्रोल से मुराद क्या है? इनवॉलंटरी कंट्रोल ये गैर इख्तियारी है, आपके अपने इख्तियार में नहीं है, आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। ये क्या है? ये इख्तियारी है, आपके अपने कंट्रोल में है। जैसे मिसाल के तौर पे वॉलंटरी कंट्रोल कब होता है? तो स्पीच, सिंगिंग एक्सेट्रा, यानी आप बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप जो है कुछ गा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं। इवन ये कि बात खाने के दौरान भी, क्या खाने के दौरान भी पार्शली ये आपके किस में होता है, खाते पीते वक्त भी पार्शली आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। यानी आप अपने इख्तियार से सांस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं लेकिन पार्शली, जुज़वी तौर पे। समझ आ गई? तो ये इसका वॉलंटरी कंट्रोल है। और दूसरे नंबर पे क्या है? इनवॉलंटरी कंट्रोल। यानी ज्यादातर जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने का अमल है, उसको ब्रेन खुद ब खुद कंट्रोल करता है, यानी उस पर आपका इख्तियार नहीं है, या ये कि आपके इख्तियार की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि खुदकार जो सिस्टम है जो खुद से काम कर रहा है, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो वही इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और इसको देख रहा है, इस प्रोसेस को। अब एक तो बात ये नोट कर लें कि जो सांस लेने का अमल है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? तो सांस लेने का अमल जो है, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के साथ है। इसके अंदर मेन चीज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। मेन चीज क्या है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। सो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में 20% डिक्रीज आता है, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में क्या होता है, 20% डिक्रीज आता है, तो आपका ब्रीदिंग रेट डबल हो जाएगा। यानी पहले जिस रफ्तार से या पहले जिस क्या है रिदम से आप सांस ले रहे थे, अब वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जैसे आमतौर पे 1 मिनट में आप 10 से 20 बार सांस लेते हैं, 10 से 20, 10 to 20 टाइम्स के दरमियान 1 मिनट में आप सांस लेते हैं। अब अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 20% कम हो गई, तो ये 20 to 40 टाइम्स पर चला जाएगा। समझ आ रही है? अब ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसे पता लगती है? सवाल ये है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसे पता लगेगी? तो इसके लिए रिसेप्टर्स हैं, और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये किसके अंदर है? ये रिसेप्टर जो है, दीज आर इन कैरोटिड आर्टरीज। ये कैरोटिड बॉडीज भी को कहते हैं। हार्ट से खून की रगें जो सर की तरफ, हेड रीजन की तरफ ब्लड लेकर जा रही है, उनको कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, जो कि यहां पर मौजूद होती है। समझ आ रही है? सो कैरोटिड आर्टरीज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। समझ आ गई? और ये फिर सिग्नल भेजते हैं किसको? ये फिर सिग्नल भेजते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को। किसको सिग्नल भेजते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा को। सो ब्रीदिंग का कंट्रोल ब्रेन में जिस जगह पर होता है उसको रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर। अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स दो जगह पर मौजूद हैं। किन जगहों पर मौजूद हैं? दो जगहों पर मौजूद हैं, और ये इसका ताल्लुक इनवॉलंटरी कंट्रोल के साथ है। एक तो ये मौजूद है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, अच्छा देखिए, ये सेंटर मौजूद है मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के अंदर। सही, मेन जो इसके अंदर सेंटर है वो इंस्पिरेटरी सेंटर है, यानी इसका जो मेन सेंटर है वो कौन सा है?
एक्सपिरेटरी सेंटर है जिसका ताल्लुक क्या है, जिसका ताल्लुक सांस देने के साथ है, जिसका ताल्लुक किसके साथ है, सांस देने के साथ है। तो दो सेंटर्स होते हैं, एक को इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं और दूसरे को एक्सपिरेटरी सेंटर कहते हैं। तो एक सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है, दूसरा जो सांस आप बाहर निकाल रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। फिर इसका जो कंट्रोल है वो किन किन चीजों के साथ है, तो एक तो ये कि हमने डिस्कस किया कि रिबकेज के साथ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। रिबकेज के साथ क्या होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स कनेक्ट होते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स के साथ, समझ आ गई, यानी ब्रेन से इंटरकोस्टल नर्व्स, और इंटरकोस्टल नर्व जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है, तो इंटरकोस्टल नर्व जो है ये कनेक्टेड होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स के साथ। और इसी तरीके से दूसरे तरह का जो नर्व है उसको हम फ्रीनिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल नर्व एक नहीं है बल्कि इंटरकोस्टल नर्व्स की तादाद ज्यादा है, कई सारे हैं। और फ्रीनिक नर्व जो है दिस इज कनेक्टेड विद डायफ्राम। फ्रीनिक नर्व जो है ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, डायफ्राम के साथ, जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है और मदद देता है। अब उसमें एक फर्क, बड़ा फर्क जो है उसको जरा समझ लें वो क्या है। देखिए बड़ा फर्क ये है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके साथ जो ताल्लुक है वो कल हमने डिस्कस किया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्टेड होता है किसके साथ, ये कनेक्टेड होता है कीमोरिसेप्टर्स के साथ। ये जो कीमोरिसेप्टर्स है क्या है, जो कीमोरिसेप्टर्स हैं, तो कीमोरिसेप्टर्स किसकी, यानी ऐसा रिसेप्टर जो कि किसी केमिकल चेंज को डिटेक्ट करता है, ऐसा रिसेप्टर जो किसी केमिकल चेंज को डिटेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कीमोरिसेप्टर कहते हैं। सो कीमोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। और ये जो कीमोरिसेप्टर्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिटेक्ट करते हैं, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ जुड़े होते हैं। और फिर जो ब्रीदिंग रेट है, जो क्या है, ब्रीदिंग रेट, उसको साथ में चेंज करेंगे, उसको साथ में क्या करेंगे, चेंज। इसी तरह अगर आपके कोर्स पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको हम ले लें, समझ आ गई, हायर स्टडीज को छोड़ के जो आपके कोर्स में कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको ले लें, तो उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा का ताल्लुक दूसरा किसके साथ है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म के साथ है। किसके साथ है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे पॉन्स है, दूसरे नंबर पे क्या है, पॉन्स। तो पॉन्स भी मेन काम क्या कर रहे हैं, पॉन्स के अंदर मेन काम जो है उसका ताल्लुक है ब्रीदिंग रेट के साथ, उसका मेन ताल्लुक किसके साथ है, ब्रीदिंग रेट के साथ। अब देखिए ब्रीदिंग रेट मैंने इधर भी लिखा, ब्रीदिंग रेट मैंने इधर भी लिखा। ये जो ब्रीदिंग रेट के अंदर चेंज है, ब्रीदिंग रेट के अंदर क्या है, चेंज है। सो ये चेंज किसकी वजह से है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में अगर फर्क आता है तो उसकी वजह से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में अगर फर्क आता है तो इसकी वजह से। उसके अलावा अगर पैटर्न्स की बात करें, किसकी बात करें, ब्रीदिंग पैटर्न्स, यानी मिसाल के तौर पे क्या, खाते हुए, बैठे हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए मुख्तलिफ ब्रीदिंग पैटर्न्स जो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ब्रीदिंग पैटर्न जो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, या सोते हुए ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो उसमें ताल्लुक किसके साथ है, पॉन्स। क्योंकि पॉन्स ब्रेन का वो पार्ट है जो कि क्या, स्लीप और वेकफुलनेस को भी देखता है। यानी जब आप सो रहे होते हैं या आप जाग रहे होते हैं, तो सोते और जागते की हालतों के कंट्रोल या उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उसका ताल्लुक भी किसके साथ है, पॉन्स के साथ है। किसके साथ है, पॉन्स के साथ है। तो ये हो गया ब्रीदिंग का क्या, इनवॉलंटरी कंट्रोल। और वॉलंटरी कंट्रोल होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। वॉलंटरी कंट्रोल कहां से होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से वॉलंटरी कंट्रोल होगा। सेरेब्रल हेमिस्फीयर से क्या होगा, वॉलंटरी कंट्रोल होगा। लंग्स ये
ये पड़े होते हैं डायफ्राम के ऊपर, सही, और लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और साथ में जो रिबकेज है तो उसके साथ इंटरकोस्टल मसल्स हैं। क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये ज़हन में रखें कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसमें कौन-कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। सो मेनली डायफ्राम and intercostal muscles are involved। बुनियादी तौर पे इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? तो एक चीज डायफ्राम है और दूसरा इंटरकोस्टल मसल है। डायफ्राम की वजह से क्या होगा? डायफ्राम की वजह से जो लंग्स हैं इसकी पोजीशन चेंज होगी, सही, यानी लंग्स या तो क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। इंटरकोस्टल मसल की वजह से क्या हो रहा है? सो इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से रिबकेज, इंटरकोस्टल मसल की वजह से क्या? रिबकेज की जो पोजीशन है उसके अंदर चेंज आ रही है। रिबकेज की पोजीशन में क्या हो रही है? चेंज आ रही है। अब जैसे कल हमने डिस्कस किया कि ये इंटरकोस्टल मसल दो तरह की है। एक तरह का इंटरकोस्टल मसल जो है दैट इज एक्सटर्नल, और दूसरी तरह का जो इंटरकोस्टल मसल है वो क्या है? इंटरनल है। अब आसान अल्फाज में अगर आप इसको समझना चाहें या आसान एग्जांपल से इसको समझना चाहें तो देखिए, अंदर की जानिब मिसाल के तौर पे ये उंगलियां हैं, मिसाल के तौर पर क्या है? फिंगर्स हैं, समझ आ गई? और ये जो फिंगर्स हैं इसके साथ मैं क्या करूं? इन फिंगर्स के साथ कोई तार बांधूं इस तरह। अब अगर उस तार को मैं खींचूंगा, उस तार को मैं क्या करूंगा? खींचूंगा तो ये फिंगर कैसे हो जाएंगे? उस तार को मैं खींचूंगा तो ये फिंगर्स कैसे हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी। और अगर उसको छोड़ दूंगा तो फिंगर वापस चली जाएंगी। इसके मुकाबले में अगर ये फिंगर्स ऐसे हैं और यहां पर कोई तार इसके साथ बांध दी जाए और उस तार को मैं खींचूं, उस तार को मैं क्या करूं? खींचूं, तो ये फिंगर्स ऐसे तो नहीं होगी ना, बल्कि ये फिंगर्स क्या हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी, ऊपर की तरफ आ जाएंगी। सेम इज द केस कि जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस होता है? इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, तो इधर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, कौन से? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिबकेज को क्या करेंगे? रिबकेज और स्टर्नम को फॉरवर्ड और अपवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे। फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? पुल करेंगे। समझ आ गई? इसी तरीके से इसका उलट क्या होगा? तो इसका उलट ये होगा कि जब एक्सेलेरेशन का प्रोसेस होगा, किसका प्रोसेस होगा? एक्सेलेरेशन का प्रोसेस होगा, तो एक्सेलेरेशन के प्रोसेस के दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, सही। सो इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये एक्सहेलेशन के वक्त, किसके वक्त? एक्सहेलेशन के वक्त कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये रिबकेज को अंदर की तरफ खींचेंगे। रिबकेज को क्या करेंगे? अंदर की तरफ खींचेंगे, या रिबकेज जो है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। रिबकेज किस पर आ जाएगा? नॉर्मल पोजीशन जो है उसके ऊपर आ जाएगा। सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक जो काम हो रहा है वो क्या है? एक जो काम हो रहा है उसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है? जिसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मैनर में है। यानी अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो अंदर वाले रिलैक्स होंगे, और अंदर वाले जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बाहर वाले रिलैक्स हो जाएंगे। अब समझ आ गई? सो ये क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने लिखा है कि इंटरकोस्टल मसल्स का ताल्लुक किसके साथ है? रिबकेज के साथ है, सही। दूसरी चीज है डायफ्राम। तो डायफ्राम पर अगर आप गौर करें तो डायफ्राम में ये कि फर्ज करें ये डायफ्राम इस पोजीशन पर था, ये डायफ्राम क्या था? इस पोजीशन पर था, और जैसे यहां पर गिवन है, अब ये डोम शेप से फ्लैट हो गया। डोम शेप से क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो डायफ्राम की जो पोजीशन थी, जैसे डॉटेड लाइन से हमने प्रेजेंट किए, यहां पर थी, अब यहां से डायफ्राम क्या हो गया? नीचे आ गया। इसी तरह डायफ्राम के ऊपर क्या पड़ा हुआ था? प्लूरा पड़ा हुआ था, वो प्लूरा भी ऊपर से नीचे आ गया, और लंग्स इधर पड़े हुए थे, तो यहां से भी लंग्स क्या हो गए? नीचे की जानिब आ गए।
ये बात हमने बार बार डिस्कस की कि लंग्स का जो नेचर है वो क्या होता है, स्पंजी होता है। जैसे ही डायफ्राम नीचे आ जाता है, प्लूरा भी नीचे आता है, तो ये क्या करता है, ये जो प्लूरल कैविटी है पहले किसमें, प्लूरल कैविटी में एक वैक्यूम डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, वैक्यूम, यानी अंदर एक खला बन जाएगा। तो लंग्स क्या हो जाएंगे, लंग्स स्पंजी नेचर है तो ये फैल जाएंगे, लंग्स प्लूरा के साथ क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो दो बड़े काम हुए, एक तो ये कि किस तरह, एक तो ये कि जिसको हम कहते हैं डॉर्सोवेंट्रली, यानी फ्रंट और पीछे की जानिब या साइड्स की जानिब जो रिब केज है ये क्या हो गया, खुल गया, उसने अंदर जगह बना ली। दूसरा ये कि डायफ्राम इधर था वो भी खुल गया, उसने भी अंदर क्या कर ली, जगह बना ली। अब इन दोनों के नतीजे में कौन सी चीज पहले एक्सपेंड हुई, लंग्स पहले एक्सपेंड हुए। क्या एक्सपेंड हुए, लंग्स एक्सपेंड हुए। लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर 300 बिलियन, या चले आपके कोर्स की बात कर रहे 700 बिलियन एल्वेलाई है। एक लंग्स के एक्सपेंड होने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे एल्वेलाई भी साथ में क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे एल्वेलाई भी साथ में एक्सपेंड हो रहे हैं, ये सारे के सारे एल्वेलाई भी साथ में क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। लिहाजा जब एल्वेलाई एक्सपेंड होते हैं तो एल्वेलाई के अंदर जो एयर का प्रेशर है, एल्वेलाई के अंदर जो एयर का क्या है वो कम हो जाएगा, एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ज़हन में ये रखें कि ऐसे नहीं होता कि जब आप सांस देते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो दरमियान के टाइम में कहीं ऐसा हो कि फेरिंक्स से लेकर एल्वेलाई तक, फेरिंक्स से लेकर एल्वेलाई तक दरमियान में हवा मौजूद नहीं है, नहीं। There is a continuous column, there is a continuous column of air between the pharynx and alveoli. Pharynx से लेकर कहां तक, एल्वेलाई तक हवा का एक बड़ा हिस्सा हर वक्त मौजूद रहता है। हवा के उस हिस्से में बाहर से कुछ एयर का इजाफा हो रहा है तो वो एल्वेलाई में चले गए, और इसी तरह उसका कुछ हिस्सा एक्सेलेरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, बाहर निकल आया। लेकिन ये कि दरमियान में एक कंटिन्यूअस कॉलम यानी एयर की एक सर्टेन क्वांटिटी फेरिंक्स से लेकर एल्वेलाई तक मौजूद होती है, फेरिंक्स से लेकर एल्वेलाई तक क्या होती है, मौजूद होती है। तो अब जब इस फेरिंक्स से लेकर एल्वेलाई तक का जो एयर है लंग्स के एक्सपेंड होने की वजह से, लंग्स के एक्सपेंड होने की वजह से इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और बाहर जो एयर का प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। तो बाहर से हवा खुद ब खुद क्या हो जाएगी, अंदर की जाने वाली, बाहर से हवा खुद ब खुद क्या हो जाएगी। तो बुक में एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आवर लंग्स वर्क लाइक ए सक्शन पंप, हमारे जो लंग्स हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, सक्शन पंप की तरह काम करते हैं। या सक्शन पंप की दूसरी एग्जांपल आप क्या ले लें, सिरिंज ले लें, क्या ले लें, सिरिंज। तो सिरिंज में जब खून आता है तो उसके अंदर पिस्टन लगा होता है, आप क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, उसको क्या करते हैं, जब पुल करते हैं तो पहले सिरिंज के अंदर वैक्यूम बनता है, सिरिंज में क्या बनता है, वैक्यूम। उस वैक्यूम से होता क्या है, उस वैक्यूम से होता ही है कि वो ब्लड को अपने साथ खींच लेता है, ब्लड को अपने साथ क्या कर लेता है, खींच लेता है, समझ आ गई। तो सिरिंज पहले सक्शन डेवलप करता है, सिरिंज पहले क्या डेवलप करता है, सक्शन। जब उसने सक्शन डेवलप कर ली तो वो अपने साथ खून को भी क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपने साथ किसको भी खींच लेगा, खून को भी खींच लेगा। यहां तक बात समझ आ गई। सो जैसे ही लंग्स एक्सपेंड हो गए, एल्वेलाई एक्सपेंड हो गए, एल्वेलाई के अंदर का जो एयर प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया, और बाहर जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या था, ज्यादा था। तो बाहर से हवा खुद ब खुद क्या हो जाएगी, अंदर की जानिब आ जाएगी। अब समझ आ गई। तो इस तरह आप एयर इनहेल करते हैं। इसका उलट तो डायफ्राम फ्लैट था या डोम शेप, डायफ्राम फ्लैट था तो वो वापस डोम शेप में आएगा, वापस किस में आएगा, डोम शेप के अंदर आएगा। दूसरा काम ये होगा कि रिब्स और स्टर्नम ये भी वापस क्या हो जाएंगे, अपनी हालत पर आएंगे। तो ये दोनों जब वापस अपनी हालत पर आ जाएंगे तो ये लंग्स को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जब लंग्स को प्रेस करते हैं तो आप एयर को एक्सहेल करेंगे, आप एयर को क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। अब इसमें जो एक्टिव प्रोसेस है वो इनहेलेशन है, एक्टिव प्रोसेस है वो क्या है, और कल हमने ये डिस्कस किया था ये स्टार्ट में, और अभी भी ये बात समझ लें कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, सो ब्रीदिंग के प्रोसेस में अगर आप बैठे हुए हैं या आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं तो उस वक्त तो
एक्सपिरेशन जो है यानी सांस बाहर निकालना है, एक्सहेलेशन, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे यानी मुशक्कत वाली एक्सरसाइज करेंगे, विगरस एक्टिविटी करेंगे या तेज दौड़ रहे होंगे, तो उस दौरान जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें एक्सहेलेशन भी एक्टिव की तरफ चला जाता है, एक्सहेलेशन की तरफ चला जाता है। और फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि एब्डोमिनल मसल्स, क्या एब्डोमिनल मसल्स जो है ये भी साथ में क्या करते हैं, ये भी साथ में जोर लगाते हैं कि आप हवा को क्या कर सके, बाहर निकाल सके, या एक्सपिरेशन के जरिए से एयर को आप बाहर की जानिब निकाल सके। सो दिस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस और उसका मैकेनिज्म है। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर चेंजेस जो है वो क्या क्या हो रही है। तो हमने डिस्कस किया प्रोसेस, अब उन स्टेप्स को समझ लें। पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, किसमें, इनहेलेशन के प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, इनहेलेशन के प्रोसेस में। फिर ये कि उसकी वजह से ये जो रिबकेज है ये क्या होगा, रिबकेज जो है बाहर की तरफ भी आ जाएगा, आगे की तरफ भी छाती आ जाएगी, डायफ्राम फ्लैट हो गया। अब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से प्लूरा भी एक्सपेंड हुआ। प्लूरा एक्सपेंड हुआ तो उसने लंग्स को अपने साथ एक्सपेंड किया, और लंग्स के एक्सपेंड होने की वजह से एल्विलाई के अंदर जो एयर का प्रेशर था वो रिड्यूस हो गया। बाहर जो एनवायरनमेंट है वहां एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो नाक और या मुंह के जरिए एयर अंदर की तरफ जाएगी, एयर रशेस इनवर्ड्स। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इनहेलेशन का प्रोसेस कहा। इनहेलेशन के मुकाबले में एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है इसमें उलट काम होगा, यानी इंटरकोस्टल मसल्स जो है इंटरनल, क्या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पुलिंग बैक द रिबकेज। तो ये रिबकेज को क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं। डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, डायफ्राम क्या होगा, डोम शेप हो जाएगा। दिस रिकॉइल पुशेस द लंग टू एक्सपेल एयर। तो ये जो रिकॉइल है यानी ये कि वापस अपनी हालत के अंदर जो आ गया है, तो ये क्या करेगा, हवा को बाहर निकालने पर मजबूर करेगा और एयर जो है वो एक्सहेल हो जाएगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात इसको नोट कर लें कि आपके कोर्स में चूंकि बेसिक डिटेल है तो वहां पर बेसिक डिटेल सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के हवाले से लिखी गई है कि इनहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एक्सहेलेशन में रिलैक्स होते हैं। ये काम सिर्फ होता है किसके साथ, ये काम होता है सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ। लेकिन बुक में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का जिक्र मौजूद नहीं है। जनरली बात लिखी हुई है कि इनहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे। तो ये बात या ये पॉइंट जो है आपके ज़हन में रहना चाहिए। दिस इज द वेंटिलेशन प्रोसेस, या जिसके लिए हम ब्रीदिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब कल हम लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो कल हम इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि यानी बिल्कुल छोटे लेवल पर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहां पर, यानी एल्वेलाई के अंदर या एल्वियोलर स्पेस, और साथ में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, और ब्लड कैपिलरीज के बाद जो बॉडी टिश्यूज हैं वहां पर गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे।